हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू आवर चैनल यूपीएससी एडुकेयर। आप सब जानते हो हम लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन जो है उसकी ये सीरीज जो है कर रहे हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ इस सीरीज को चैप्टर 1 से किया जाए अकॉर्डिंग टू द बुक इटसेल्फ। तो हम आज चैप्टर 1 से जो है शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पॉलिटी है तो इसकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री तो होगी, तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कवर करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली आप 1773 से लेकर के 1947 यानी जब फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1947 में आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इस टाइम पीरियड में पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इंडिया में, हम वो सब जो है इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। आपको पता होगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। यूपीएससी में हर बार पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, एक रफ एस्टिमेट ले अगर एवरेज तो सालाना 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस 20 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको मिनिमम हर साल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे देखने को मिलता ही है। यानी 1773 से 1947 के बीच की जितनी भी डेवलपमेंट्स है उस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ, सो लेट अस डू इट। ठीक है, तो इसलिए हम इसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1606 में सबको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको ट्रेडिंग मोनोपोली मिल गई थी। ट्रेडिंग मोनोपोली मिली विद हुम? इंडिया। और ये दी किसने थी? उस वक्त की जो क्वीन थी उनकी, यानी क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने उसको चार्टर इशू किया था और चार्टर इशू करके इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स जो है वो दे दिए। ओके, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स जो वो दे दिए, जिसमें वो बिल्कुल उनको मोनोपोली मिल जाती है कि आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये डेवलपमेंट हुई है 1606 में। 1608 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंडिया आ जाती है। ये इंडिया आ जाती है। ठीक है, आती कैसे है? एज अ ट्रेडिंग कंपनी। सो दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। वो व्यापारी के रूप में भारत में पहली बार आए थे 1608 में। तो वो यहाँ आकर के व्यापार शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था, बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। तो उस डिस्टेबलाइज कंडीशन में अगर किसी ने प्रॉफिट उठाया तो वो आपके थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इन्होंने खूब प्रॉफिट उठाया। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी, जबकि बटे हुए राज्य थे उनमें एकता नहीं थी, तो उसका इन्होंने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाते हैं 1765 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, तो ये जो बक्सर है ये पूरा नक्शा ही बदल देता है। इनकी तो पूरी आप कह सकते हो कि एक तरीके से वाटरशेड मोमेंट हो जाता है इनके लिए। इनकी तो बिल्कुल काया ही पलट गई। होता क्या है, 1765 में बक्सर का वॉर जो होता है इसमें इंडिया जो है वो हार जाता है। इंडिया जो है इस वॉर को हार जाता है और ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। बेसिकली इंडिया इन द सेंस मुगल्स जो है वो हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाता है। फिर ऑब्वियसली जो जीता है उसे रिवॉर्ड तो मिलेगा। तो रिवॉर्ड के लिए ब्रिटिशर्स को क्या है, दीवानी मिल जाती है। ओके, दीवानी बेसिकली थी क्या? दीवानी थी राइट्स मिल गए इनको, रेवेन्यू के भी और सिविल जस्टिस के भी। किस किस पे मिले हैं? तो बंगाल पे भी मिले हैं, बिहार पे भी मिलते हैं और उड़ीसा पे भी। सो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई, यानी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के दोनों के राइट्स जो है इनको मिल गए। ठीक है, इस तरीके से जो इनका टेरिटोरियल पावर, ओके, एक पावर की तरीके से इनकी शुरुआत। अभी तक क्या थी? ये ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन अभी ट्रेडिंग कंपनी से ये क्या बन गई है? टेरिटोरियल पावर बन गई है। ठीक है, यहाँ से इनके टेरिटोरियल पावर होने का जो करियर है उनकी, उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में भी बहुत कुछ होता है। हम सब ने देखा है कि 1858 के बाद क्या हुआ है। हमें पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ है। ओके, उसके बाद में उसको सप्रेस करते करते 1858 भी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गया था। तो इसके बाद में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक ट्रेड कर रही होती है 1858 तक, ये पावर चली जाती है किसके हाथ में? डायरेक्टली क्राउन के हाथ में। अब ब्रिटिश क्राउन रूल करता है डायरेक्टली। ओके, ये एक मेजर चेंज हम देखेंगे।
ठीक है, उसके बाद में ये कब तक चलता है, ये चलता है आपके 15 अगस्त तक। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में, जब इंडिया क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट नेशन में फॉर्मुलेट हो जाता है। ओके, उसके बाद में इन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक है, वो बनती है और कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है हमारा 26 जनवरी 1950। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ही शुरू होता है। तो वो सब हम बाद के नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है बेसिकली, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक जो आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1858 के रिवोल्ट के क्रैश होने तक चलता है, वो जो विद्रोह हुआ उसको दबाए जाने तक चलता है। फिर इसके बाद से मैंने आपको बताया कि यहाँ तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एआईसी रूल करे, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश क्राउन आ जाता है तो वो उसे बोलते हैं क्राउन रूल। ये है कंपनी रूल, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करे, यहाँ पे क्राउन रूल करेगा। ये कब तक चलेगा, ये सिलसिला 1858 से जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं 1947 में, तब तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये दो चीज है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंपनी रूल कवर अप करेंगे, यानी 1773 से लेकर के 1858 तक के बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी लॉज आए हैं, एक्ट्स आए हैं, हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इसका पार्ट आएगा, उसको हम 1858 से लेकर के 1947 तक का पार्ट जो है वो कवर करके, यानी ये वीडियो आपके दो हिस्सों में आएगा और फिर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। दो वीडियोस में ये चैप्टर बांट दिया है मैंने। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द कंपनी रूल। ओके, under company rule we are going to read all this is the regulating act of 1773। ये फर्स्ट चीज है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, उसके बाद में चार्टर एक्ट 1793 में, फिर ये बिल्कुल गैप से आएगा 1813, 33 और 53। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे परफेक्ट 20 ईयर्स का गैप है। सिमिलरली 20 ईयर्स अगेन, सिमिलरली 20 ईयर्स अगेन। ओके, तो ये बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। और यहाँ के बाद में हो जाता है 1857 का रिवोल्ट, जिसकी हम स्टोरी पढ़ते हैं क्राउन रूल में। तो हमें बेसिकली अभी जो है इसको कवर अप करना है। ओके, तो अब इन 6 चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इन सब में है क्या क्या। पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। देखो, अगर देखा जाए तो अभी जो है कंपनी जो है रूल कर रही थी। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनका तो कॉफर बहुत अच्छे से फिलअप होता है, उनकी तो जेबें भर रही हैं, लेकिन एज सच कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफिसर्स तो खुद की जेब भरने में लगे ना, कंपनी के बेनिफिट में नहीं। जिसकी वजह से कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेती है। अब लोन अगर कोई देगा तो वो अपनी शर्तों पे देगा ना, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ शर्तें रख दी। तो उन्हीं शर्तों के चलते जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा देखो लोन तो हम तुम्हें दे रहे हैं, क्या पता तुम चुका पाओ या नहीं, तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो, आपकी कंपनी जिस तरीके से काम करे उससे तो ऑलरेडी आप लॉस में आ चुके हो, तो वी वांट आर सिक्योरिटी। सो अपनी सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ला दिया कि अब हम ही कंपनी को रेगुलेट करेंगे, ताकि फर्दर अभी कभी ऐसी सिचुएशन ना आए और हमें भी हमारा लोन जो है आप टाइमली दे दो, ऐसा ना हो कि खाई गए। सेंट्रलाइजेशन। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की जो है वो शुरुआत हो जाती है। ओके, इसमें एग्जैक्टली है क्या, कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट था तो इसकी इम्पोर्टेंस हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ए और बी हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। ए में क्या था कि ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल भी कर सकूं और रेगुलेट भी कर सकूं। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है पहली बार कोशिश की। दूसरी चीज उन्होंने की, पहली बार उन्होंने कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिफाइन किया, उनको रिकग्नाइज किया। थर्ड चीज है वो है आपके सेंट्रलाइजेशन की फाउंडेशन जो है वो लेआउट कर दी, यहाँ से आपका केंद्रीकरण जो है वो शुरू हो गया।
ये 3 चीजें ऐसी है जो आपको इस एक्ट के बारे में ध्यान रखनी है। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ खास बातें भी तो होंगी ना, ये तो ठीक है, ऊपर ऊपर वाली बात होगी। अब इस सबको इंश्योर कैसे किया ये भी तो बताओ। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल वर्जन जो है वो इसके फीचर्स हैं। देखो, अभी तक क्या था, गवर्नर हाँ बंगाल का था, गवर्नर ऑफ मद्रास था, बॉम्बे था, ठीक है, आपके गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, तो ऐसे अलग अलग ये तीनों जो है गवर्नर थे। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको उसका प्रमोशन कर दिया, उसे बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया उसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी के साथ साथ उसे 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे दी। क्या दे दी उसे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी है जिसमें मेंबर्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब अगर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है तो बेचारे बॉम्बे और मद्रास वालों का क्या हुआ, उनको इनके सबॉर्डिनेट बना दिया कि ये ना आज से तुम्हारा सीनियर है। मतलब कल तक तो इनके साथ ही था, एक ही जितनी पावर थी, लेकिन आज इसका प्रमोशन हो गया। अब आप जो कुछ भी करने वाले हो ना, आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करना है, यही सब कुछ देखेंगे। अब आपके ये सीनियर हो गए, ठीक है, यानी बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर 1774 में कैलकाटा में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कहीं इस्टेब्लिश हुए थे तो वो 1774 में कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में थे कौन कौन, तो एक सीजेआई आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उसमें 3 जजेस थे। ठीक है, ये करंट वो उस टाइम पे जो है स्ट्रेंथ थी जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ। तो एक सीजीआई है और 3 जजेस हैं, टोटल 4 मेंबर्स थे। उसके बाद में कुछ प्रोहिबिशंस लगा दिए इन्होंने कंपनी सर्वेंट्स पे, ठीक है, क्योंकि खाली रूल्स बनाने से तो कुछ नहीं होगा ना, जो सर्वेंट्स है घोटाला तो वही कर रहे हैं, उन्होंने ही अपनी जेबें भरी और कंपनी का नुकसान किया। तो उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए। रिस्ट्रिक्शंस में क्या था कि वो ना तो प्राइवेट ट्रेड कर सकता है, तो उनका जो प्राइवेट ट्रेड होने वाला था उस पर उन्होंने एक तरीके से बैन लगा दिया। ओके, तो प्राइवेट ट्रेड पे क्या किया, बैन लगा दिया। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि जितने भी आपके नेटिव्स हैं, ठीक है, वो आपको ना तो ब्राइब्स यानी ना तो आपको घूस दे सकते, ना ही किसी तरीके का गिफ्ट दे सकते। आप जो है ना कोई भी गिफ्ट नहीं लोगे, जो लोकल पीपल है वहाँ के, जो आम जनता वहाँ की रहने वाली है, भारतीय जो है नागरिक है, उनसे आप नहीं लोगे, वहाँ रहने वालों से भी आप नहीं लोगे, ना तो आप घूस ले सकते हो ना ही तोहफे लोगे। नीदर योर प्रेजेंट्स गिफ्ट्स और नॉर योर ब्राइब्स, यू कैन नॉट टेक देम। सो दीज वर द प्रोहिबिशंस ओवर द कंपनी सर्वेंट्स। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर सपोज टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल को स्ट्रेंथन अप करने के लिए क्या बोला कि जो गवर्निंग बॉडी थी, बेसिकली है कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये क्या है, गवर्निंग बॉडी है, यही गवर्नेंस देखता था इसका। ये क्या थी, गवर्निंग बॉडी थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और अब ये क्या करेगी, अब इसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया गवर्नमेंट को, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि अब आप जो है सब कुछ कंपनी क्या कर रही है, उसके रेवेन्यू मैटर्स, उसके सिविल मैटर्स, उसके मिलिट्री मैटर्स, यानी रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स और आपके मिलिट्री अफेयर्स, तो ये तीनों ही जो है, इन तीनों की रिपोर्ट सीओडी को किसको देनी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होगी। ये बेसिकली इस रूल में कर दिया गया। ठीक है, डन। कुछ डिफेक्ट्स हुए होंगे इसमें, हाँ बिल्कुल हुए। तो जब इसमें कुछ डिफेक्ट्स हुए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि यार इसमें ना कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने 1781 में 1781 में उन्होंने क्या किया, एक एक्ट निकाला, एक नया एक्ट पास किया, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स दैट वर प्रेजेंट इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें अगर कोई कमी थी ना तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए 1781 में। बेसिकली देखते हैं क्या वाकई में कुछ कमी इन्होंने पूरी किया या ऐसे ही टाइम पास किया। सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उससे बहुत सारे लोगों को एग्जेम्प्ट किया है, यानी बाहर निकाल दिया। अच्छा, किस किस को बाहर निकाला, जरा ये भी तो देख लिया जाए। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एंड हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है वो क्या कर रहे हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, इन देयर
ऑफिशियल कैपेसिटी, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकता उससे कि आपने ये चीज़ क्यों की है। फर्दर जितने भी रेवेन्यू मैटर्स होने वाले थे, कैसे इकट्ठा किया है, ठीक है, या फिर उसको कैसे मैनेज कर रहे, तो जितने भी रेवेन्यू मैटर्स थे, सेकेंड थिंग क्या की, रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू मैटर्स, पहला गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल, दूसरा रेवेन्यू मैटर्स, इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप रेवेन्यू मैटर में भी ना सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ओके ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी, जी बिल्कुल, कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होने वाले थे ना, उन सबको भी इससे बाहर कर दिया। अगर सबको बाहर कर दिया तो बचा कौन, बेचारे कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स, जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे तो हिंदू पॉपुलेशन भी थी और मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, तो उनके लिए क्या कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ लेकर के आए, जी बिल्कुल नहीं। इनको बोला गया कि हिंदूज को हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स को मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मदन लॉज इनके लिए चल रहे थे और हिंदू लॉज जो है वो इनके लिए, हिंदू जो सब्जेक्ट्स है, जो हिंदू पीपल है, जो आम जनता है, उसके लिए ये लॉज लगा करके इन्होंने काम किया। फिर प्रोविंशियल कोर्ट ने मान लो कोई फैसला सुना दिया, लेकिन आप खुश नहीं हो, जैसे अभी होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो कहाँ जाते हो, हाई कोर्ट में। उनसे भी खुश नहीं हो तो जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। इनसे भी कोई ऐसी सजा सुना दी जो आपको मंजूर नहीं है तो आप फिर अपील लगाते हो प्रेसिडेंट में, पार्डनिंग पावर्स जो है उसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोविंशियल कोर्ट है, अगर वहाँ पर कोई चीज़ है, कोई मैटर ऐसा हुआ है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो ये मैटर्स ना सुप्रीम कोर्ट के पास अब नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जीजीज काउंसिल। तो अब सुप्रीम कोर्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है प्रोविंशियल कोर्ट के फैसले के बाद में, तो वो करती है गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो करती है। ठीक है, उसके बाद में इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कुछ और भी ताकतें दे दी, आगे वाली कम थी जो और दे दी, कुछ और ताकतें दी। तो क्या दी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स जितने भी हैं, तो प्रोविंशियल कोर्ट्स हो गए या फिर जितनी भी काउंसिल्स हो गई हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए अगर रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं तो वो भी कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल करेगी। अब इसको पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कितना मतलब इन्हें फ्लॉज थे, या एग्जैक्टली इन्होंने फ्लॉज क्रिएट किए। इन्होंने फ्लॉज क्रिएट किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से चीज़ों को बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से खुद की वैल्यू ऊपर कर दी, तो फिर काय का सुप्रीम कोर्ट रहा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कुछ खास तो इन्होंने किया नहीं है, कुछ उसी में से कुछ ना कुछ नए फ्लॉज निकाले होंगे, तो देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई तुम हो ट्रेडिंग कंपनी, क्या हो आप लोग, ट्रेडिंग कंपनी, तो आपके जो कमर्शियल फंक्शन है और जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो तो अलग अलग होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग किया है तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनके पास पहले से था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो क्या करेगा, वो कमर्शियल फंक्शंस देखेगा। क्या देखेगा वो, कमर्शियल फंक्शंस। तो पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देखेगा, बना रहे हैं ना नई बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, रुको जरा सब्र करो, हम बना रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल तुम्हारे पॉलिटिकल फंक्शन देखने के लिए। तो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया कि आज के बाद जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो सारे कौन मैनेज करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो बोर्ड ऑफ करेगी, और कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट की अगर क्वेश्चन आता है कि किस कहाँ से कौन से एक्ट से शुरुआत हुई है, तो आपका है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें कि डबल गवर्नमेंट कहाँ से शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही तो नहीं किया होगा, अगर नई बॉडी बनाई है तो उसको कुछ और चीज़ें भी दी होंगी, जी बिल्कुल दी। उसको बोला कि आप सुपरवाइज भी करोगे और डायरेक्ट भी करोगे। ठीक है, किसको डायरेक्ट करना है, जितना भी इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस है। ठीक है, ये वर्ड अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। ओके, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया है। तो उन्होंने बोला जितने भी ब्रिटिश पोजेशंस है इंडिया में उसको सुपरवाइज करोगे, डायरेक्ट करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी सिविल मैटर्स है, मिलिट्री मैटर्स है, ये रेवेन्यू मैटर्स है, उन सबका देख रेख कौन करने वाला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी सारा पॉलिटिकल कंट्रोल इन्हीं के हाथ में गया। आप लोग कंपनी हो, एक ट्रेडिंग कंपनी, तो कमर्शियल मैटर संभालो अपने,
तो ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक शब्द का यूज हुआ जो है आपका ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, यानी हमारी चीजें हैं, आप हमारे बिहाफ पे लेकर के बैठे हो ईस्ट इंडिया कंपनी को, बोला आपका खुद का कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो आप। तो ये इन्होंने पहली बार बोला। दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनी के अफेयर्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पे, क्योंकि कौन देख रहा है, सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स, सब अब कौन देख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि किसको रिस्पॉन्सिबल है, टू योर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है, तो सारा कंट्रोल इनडायरेक्टली किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। तो ये कुछ चेंजेस है जो उन्होंने किए। सब कुछ सही से चल ही रहा था कि 1786 में कॉर्नवालिस एंट्री मारता है, वो बनता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इन भाई साहब के इतने नखरे कि इन्होंने गवर्नर जनरल बनने के लिए ही 2 शर्तें रख दी कि मैं तो 2 शर्त है, उन 2 शर्तों के ऊपर ही गवर्नर जनरल बनूंगा। तो उनसे पूछा गया भाई क्या शर्तें हैं आपकी, तो पहली चीज उन्होंने बोली कि मुझे ओवरराइड पावर चाहिए आपके एग्जीक्यूटिव पे, जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं उसकी हर बार बात नहीं सुनूंगा, जब भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ जो है ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मेजॉरिटी कुछ और कह रही है लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, तो ऐसे स्पेशल केसेस होने चाहिए जिसमें मेरे पास ओवरराइडिंग पावर हो, मैं उनके फैसले से आगे बढ़ के कर सकूँ, मैं मेजॉरिटी का, बहुमत का मोहताज नहीं रहूँ, आई शुड नॉट बी बाउंड बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, सुन लिया। आगे दूसरी शर्त क्या रखी, दूसरी शर्त रखी कि मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। ठीक है, ये भी मान ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये मानी तो एक्ट जो पहले से था उसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़े, तो ये एक नया अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। ये इस दोनों शर्तों को जो है मान लेता है, कुछ नहीं किया, सिर्फ इन 2 शर्तों को मान करके ऐड ऑन किया है इसमें। फिर अच्छा भला चलता है, फिर इनको फिर बुखार चढ़ता है कि हाँ अब हमें जो है जो पहले वाला था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसका अब नया हमें जो है रिप्लेसर ढूंढना है। लगभग 10 साल हो चुके हैं, तो अभी कुछ नया रिप्लेस कर लिया जाए। तो वो रिप्लेस करने के लिए लेकर के आता है चार्टर एक्ट 1793। क्या लेके आ रहा है, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, अब इस चार्टर एक्ट में क्या है, ये जो ओवर राइडिंग पावर जो शर्तें रख के मांगी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में, वो फर्दर जितने भी गवर्नर जनरल्स आने वाले थे उन सबको दे दी कि आज के बाद जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे, चाहे वो आपके गवर्नर जनरल्स आए, चाहे गवर्नर भी अगर आ रहे हैं, किसी प्रेसिडेंसी के गवर्नर आ रहे हैं, तो उनको भी ये पावर मिलेगी कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। ये याद रखिएगा, इट इज़ नॉट फॉर ऑल द केसेस बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज़ क्या हुई इसमें, उन्होंने बोला कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है इसका और ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, यानी गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। जो उसकी सबॉर्डिनेट थी, योर बॉम्बे एज वेल एज योर मद्रास प्रेसिडेंसीज, इनको और ज़्यादा जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में कर दिया। अब ये इसके बिना कुछ ही नहीं करेंगे, और ज़्यादा पावर दे दी इनको, और ज़्यादा पावर दे दी, ओके, पावरफुल बना दिया। उसके बाद में ट्रेड मोनोपोली जो थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 के चार्टर एक्ट से दी है क्वीन एलिजाबेथ ने, उसको आने वाले 20 साल के लिए बढ़ा दिया कि हाँ जाओ मौज करो, आने वाले 20 साल तो तुम मौज करो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद कमांडर इन चीफ बोले क्या आया था ना कॉर्नवालिस कि मैं ही कमांडर इन चीफ भी रहूंगा, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं, जो गवर्नर जनरल है उसकी जो काउंसिल है उसमें कमांडर इन चीफ नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपॉइंट किया ना जाए। हो सकता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कभी नहीं होगा, हो सकता है। ओके, सो चीफ जो आपके कमांडर इन चीफ है, दो कमांडर इन चीफ कैन बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स इन काउंसिल बट ऑन अ कंडीशन दैट इट मस्ट बी अपॉइंटेड। सो इफ दे आर नॉट अपॉइंटेड, अगर उनको नियुक्त नहीं किया गया किसी को तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अब ये बनाया है। ठीक है, तो खाना पानी खर्चा पानी, इसमें जो काम कर रहे हैं वो तनख्वाह तो लेंगे ना, फ्री में थोड़ी काम करेंगे, उनको तनख्वाह कहाँ से जाएगी। तो उन्होंने बोला कि जितना इंडिया से जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है ना, चलो उसी से पे करो, हम नहीं देने वाले। तो मतलब गवर्नमेंट खुद ही बना रही है लेकिन खुद खर्चा भी नहीं उठाना चाह रही। ये सारा बर्डन भी बेचारे हमारे इंडिया के ऊपर
डाल दिया। और इंडिया वाले कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली फार्मर्स से रेवेन्यू बढ़ा करके, टैक्स बढ़ाएंगे तो फार्मर सफ़र करेंगे, बिजनेसमैन सफ़र करेंगे। तो इन्होंने समहाउ ना पीछे ही पड़ गए है कि बस बर्बाद करना ही है इनको, लूट लो, जितना लूट सकते हो ना लूट लो। इन्होंने वो पॉलिसी शुरू कर दी। आगे बढ़ता है, फिर इनको तो थोड़े टाइम बाद में झटका आता है, 20 सालों के बाद में। फिर इनको लगता है कि यार नया चार्टर लेकर आता ना, कुछ कुछ नया करता है, पुराने वाले से बोर हो गया, तो बोलते कुछ नया किया जाए। तो ये कुछ नया करने के चक्कर में चार्टर एक्ट लेके आता है 1813 का। अब इन्होंने एग्जैक्टली इसमें क्या कर दिया? इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना, जो ट्रेड में वो मोनोपोली बड़ी इंजॉय कर रहे थे, उसको खारिज कर दिया, अबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। बोला कि सब मामले में ख़त्म है सिवाय दो चीज़ों के, आप टी में ट्रेड करो और आप चाइना के साथ ट्रेड करो, आपको पूरी मोनोपोली, आपके अलावा इन दो जगहों पे कोई ट्रेड नहीं करेगा इंग्लैंड से, ठीक है? लेकिन इन दो के अलावा हम हर जगह घुसेंगे, अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं घुस सकती। तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी को, जो जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज हैं इंडिया में, उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की जो सोवरेनिटी है उसको असर्ट करना शुरू कर दिया, उसको दबाना शुरू कर दिया कि सबसे सुप्रीम कौन? क्राउन। तो सब होगा क्या? क्राउन जो चाहेगा, आखिरी फैसला किसका? क्राउन का। तो सब कुछ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में देना शुरू कर दिया, उसके राजा रानी के हाथ में देना शुरू कर दिया। फर्दर 13 के एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया में आने की परमिशन मिल गई और इनको ये बोला गया कि इन लोगों को पढ़ाओ, इनको बुद्धि दो, जिनको ये तक नहीं पता था, जिनके जिनके उन्होंने साइंटिस्ट वगैरह ने वो जो डिस्कवरी करते हैं उनके फिलोसोफर्स, कि अर्थ जो है वो स्टेबल नहीं है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। उन्होंने अपने उन फिलोसोफर्स को फांसी टांग दिया। वो हमें पढ़ाने आए हैं, जबकि हमारे वेद में ये चीज़ कब की लिखी हुई है कि सूर्य जो है वो स्थिर है और हम पृथ्वी जो है वो उसके बाहर जो है रिवॉल्व करती है। अर्थ इज द वन विच रिवॉल्व्स एंड नॉट द सन। ये चीज़ हम कब की लिख चुके हैं, जो हम ऑलरेडी जानते थे, उनको ये पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर के। ओ गुडनेस, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट थी ना तो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि हाँ तुम आओ और इन भारतीय लोगों को थोड़ा कुछ पढ़ाओ, इनको एनलाइटन करो, इनको सही गलत की समझ सिखाओ। सच्ची बात है, यही सिखाएंगे हमें, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपाउंड करना शुरू कर दिया कि जितनी वेस्टर्न एजुकेशन है ना इसको करो। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए सस्ते ऑफिसर्स। अब वो अपनी कंट्री से ऑफिसर्स ले करके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको डॉलर में पे करना पड़ेगा। डॉलर में पे करोगे तो वो हाई डिमांड करेंगे, क्योंकि वो हाई लिविंग सोसाइटी बन चुकी है ना, तो उनका डिमांड भी हाई होगा। तो कम में सस्ते में सैलरी कहाँ पे मिल सकती है, सस्ता एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? इंडिया में। तो बेटर है ना इनको एजुकेट करो ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। With this motto, they started this spread of Western education among the inhabitants of the British territories that were the part of British territories in India. Okay, so all the Indian territories which were the part of British Empire. तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी। इसके बाद में ये तो किया जो किया, लोकल गवर्नमेंट को बोला कि तुम टैक्स लगा लो। तुमको छोड़ रहे थे जो बेचारे लोकल गवर्नमेंट वाले टैक्स लगाए, पर इनको बोल दिया हाँ हाँ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप भी जो है वो टैक्स लगा लो। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई टैक्स नहीं देता ना आपको तो आप उसको बिल्कुल पनिश कर सकते हो। वो ऑलरेडी उनके पास बचा गया है जो वो टैक्स देंगे। मतलब समहाउ उन्होंने कर ही लिया था कि हमको पूरी तरीके से ब्रिटिश जो इंडियन इकोनॉमी से क्रश आउट करना ही है, ठीक है। तो इन्होंने ये कुछ प्रोविजंस जो है वो 1833 के एक्ट में लाए। ये बात हो गई 1813 की। अब 20 साल निकलते हैं तो 20 साल में ये फिर इस सिस्टम से बोर हो जाता है। अब बोर हो गए तो इन्हें कुछ ना कुछ तो नया चाहिए। अब ये इस नए के चक्कर में नया एक्ट लेके आता है, जैसे बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। क्या बोलेंगे? चार्टर एक्ट 1833। देखो हर किसी एक्ट के पीछे ना उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बिकॉज हम लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, उसकी सीरीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितना दिया है हम उसी को इनफ डिटेल्स के साथ लेते हुए चलेंगे। जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही करेंगे, इसमें प्रॉपर डिटेलिंग्स नहीं, वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम उसको हिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 1833 का जो है चार्टर है, उनको सपना आता है कि हाँ हम नया लेकर के आना है, तो उन सपना को हकीकत में बदल करके चार्टर एक्ट 1833 ले आते हैं 20 साल के बाद। अब क्या है, जो सेंट्रलाइजेशन उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो लेकर के आते हैं, जो सबसे पहले पढ़ा है,
जो वो लेकर के आए थे, वहां से जो सेंट्रलाइजेशन, जो केंद्रीकरण उन्होंने शुरू किया, ये उसका आखिरी चरण था। दिस वाज द लास्ट स्टेप फॉर दैट सेंट्रलाइजेशन। तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया। देखो अभी तक जितने भी आप कह सकते हो कि लॉज वगैरह आए, ठीक है, टिल नाउ जितने भी लॉज वगैरह आए, इन्होंने उसको क्या बोला, इन्होंने उसका नाम दिया है कि आप बच्चा सारे के सारे हो रेगुलेशंस। क्या हो? रेगुलेशंस। हम क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब इस एक्ट से 1833 से जो भी नया एक्ट आएगा उसके नीचे जो कुछ भी आने वाला है उसको हम बोलेंगे एक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्ट। तो यहां से जो है आपके एक्ट्स की शुरुआत हो जाती है। इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, कुछ खासियत होगी। जी बिल्कुल है, तो जरा वो पढ़ ली जाए। तो सबसे पहले आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। अब इतना खुश कि इसका फिर प्रमोशन कर दिया, अब इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक तो बंगाल बंगाल का था, अभी तो पूरे भारत का ही है, गवर्नर जनरल है। ओह गुडनेस। तो अब क्या करेगा ये क्या करेगा? जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स हैं, ठीक है, वो सारी इसके हाथ में आ गई। कौन सी? जो बंगाल के पास थी वो सारी अब इसके पास आ गई। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको कोई अथॉरिटी दे गई कि आप जितना भी ब्रिटिश इंडिया की जितनी टेरिटरीज है उस सबको एक ओनर दे दिया गया। दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एक के अंडर ओनरशिप आई है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट कौन है? विलियम बेंटिक। जरा कमेंट करके बताना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। जरा पता तो चले कि पता है या नहीं है। चलो वीडियो के लास्ट तक मैं इसका आंसर बताऊंगी, अभी आप लोग बताओगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ये आपको आंसर देना है। ओके, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है पहले जो बनता है वो है विलियम बेंटिक। अब उनको सिविल, मिलिट्री, एक्सक्लूसिव पावर्स जो है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो सारी किसको दे दी गई है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो अब इस इंडिया के पास क्या क्या आ गया कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स है ब्रिटिश टेरिटरीज को लेकर के, सारी टेरिटरीज को लेकर के, वो सारी अब एक्सक्लूसिवली किसके पास है? इसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। प्रमोशन हुआ है ना तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बस वही सब एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि तुम कमर्शियल फंक्शन छोड़ो, तुम ना प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दो। ठीक है, अब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं। पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को इंटरेस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड हिज सक्सेसर्स जो टर्म है वो यूज़ किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप ये टेरिटरीज लेकर के बैठे हो ना, ये हम भरोसा करके आपको दे रहे, ये हमारे भरोसे पे हो, हम इसके मेजर ओनर हैं, हम हैं, हमारे आने वाले जितने भी बच्चे होने वाले हैं उनके बच्चे, मतलब पूरी जनरेशन से गिना दी इन्होंने कि आने वाले हमारा एक खानदान है जो इस पर राज करेगा। तो ये जो चीज़ है ये उन्होंने मेंशन कर दी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही फ्लूक सी कोशिश की। उन्होंने कोशिश की क्यों ना ओपन कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए सिविल सर्विसेज को लेकर के। अच्छा, फिर जो ब्रिटिशर्स में बैठे वो क्या करेंगे? तो ये तो होने वाला नहीं था। बहुत अच्छा खासा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा ओपोजिशन किया। क्यों किया, क्या उसका पूरा मैटर था, ये सारा हिस्ट्री में आप देख सकते हो। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है, उनको ये था कि हमारा पावर कम हो जाएगा, तो ऑफिशियल्स अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? वो घूस खा खा करके इनको अपॉइंट करके इंडिया लेकर के आ रहे थे, वो बंद हो जाएगी अगर इंडिया से लोगे तो। बहुत सारी ऐसे छोटे मोटे रीजंस थे और बहुत सारे बड़े बड़े रीजंस भी थे। इनकी पॉकेट्स कम हो रही थी कि इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन दिया। रिसेंटली देखा होगा ना, इंडिया में फार्म बिल का ओपोजिशन हुआ था, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हुआ तो गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही थी, अटेम्प्ट तो कर रही थी कि हम इंडियंस को भी अलाउ करें सिविल सर्विसेज में, ओपन कंपटीशन हो, लेकिन क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन दिया, गवर्नमेंट को इस चीज़ से पीछे हटना पड़ा। ये सब कुछ दिया आपके चार्टर एक्ट 1833। अब इन चार्टर एक्ट्स के एकदम लास्ट का एक्ट आता है वो 1853। बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के। कुछ नया नहीं है, वही घिसे पिटे लॉज हैं, थोड़ा बहुत मोल्ड करके अच्छे से इसको बना करके सजा सजा के हमें दिखाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो जो चार्टर एक्ट उन्होंने शुरू किए थे ना 1793 में, वो 1853 तक आते आते इनका लास्ट चार्टर आ जाता है, क्योंकि इसके बाद तो हमारे वाले है ना 1857 का रिवोल्ट कर देते हैं, तो फिर ये क्या ही चार्टर लाएंगे, इनको चार्टर लाने लायक ही नहीं छोड़ा था।
तो अब इस एक्ट के थोड़ा बहुत फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट एक्ट है ना, मतलब बिल्कुल कंपनी का लास्ट का टाइम पीरियड चल रहा है, एकदम मरने वाली सी है। तो देखते हैं कि कंपनी को कैसे मारा जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी एक काउंसिल थी, पढ़ी है हमने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके फंक्शन को अलग कर दिया है, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया। अच्छा, मतलब ब्रिटिशर्स को होश आया कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट को भी मैनेज करने के लिए अच्छे से हमें लेजिस्लेटिव विंग की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, उनकी बस नींद ही खुली है कि हाँ ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स होंगे, ठीक है, काउंसिल में, बिल्कुल। तो अभी ये खाली थोड़ी रहेगी, कुछ तो आदमी आएंगे ना, इसी में से उठा के भेज दोगे तो ये खाली हो जाएगी। तो इसलिए इसमें 6 मेंबर जोड़ दिए गए। कितने मेंबर जोड़े, 6, कुछ इससे ले लो कुछ जोड़ लो, तो 6 मेंबर्स जो है नए ऐड किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स में। और बोला गया कि अब आप ही जो है इसको देखने वाले हो। जब ये चीज़ सेंट्रल लेवल पे भी, तो उससे क्या बोला गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बिल्कुल मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करने वाली थी। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, सॉरी, आपके ब्रिटेन में जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट फंक्शन करने वाला था, डिट्टो डिट्टो तो खैर करते तो मिनी पार्लियामेंट थोड़ी होता, बस उनके जो है कट शॉट करके, कट कॉपी पेस्ट करके हम हमारे पार्लियामेंट में लेने वाले, लेकिन मिनी यानी छोटे फॉर्मेट में सब कुछ ही दे देते हैं। तो कब कई ब्रिटिश चले नहीं जाते, जाएंगे थोड़ी धक्के मार के निकालना पड़ेगा, इतनी आसानी से थोड़ी गए थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया। ये शुरू होता है। उसके बाद आगे बढ़ते, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए क्या करता है, पहली बार उनको लगा कि लेजिस्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने बोला ना, बेचारे नींद से जागे तो उन्हें समझ आ गया था कि लेजिस्लेशन भी ज़रूरी है, खाली एग्जीक्यूटिव से कुछ नहीं होने वाला, लॉ बनाने भी पड़ते हैं। तो इनको जो है ना, ये धीरे धीरे होश आना शुरू होता है, तो वो ये काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसी के साथ लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे वो, हाँ जी बिल्कुल देंगे। लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी आपके मद्रास की, बॉम्बे, बंगाल, बिहार की, ठीक है, ये सब मिल करके ये जो काउंसिल होने वाले हैं ना लेजिस्लेटिव, इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 6। कितने मेंबर है, 6, याद रखना। ठीक है, तो इस 6 में से टोटल 4 मेंबर, कितने मेंबर, 4 मेंबर, वो चारों मेंबर ना ये लोग इलेक्ट करके भेजने वाले हैं, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले, मद्रास के, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के, ये सब मिल करके 4 मेंबर भेजेंगे। क्या बात है, पहली बार इन्होंने हमारी राय मशवरे लिए ही हैं, खाली इम्प्लीमेंट तो कितने की वो हमें भी पता है। और डंके होते तो हम निकालते थोड़ी, तो जो चीज़ खराब हो जाती है ना उसी को घर से निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर बेकार नहीं होता ना ये, तो हम भी इन्हें निकालते नहीं। तो ये कितने बेकार थे ये तो हम भी जानते हैं। तो ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में सिविल सर्विसेज, हाँ, वो पिछले एक्ट से झपट रहे थे कि हाँ है ना, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते ऐसे कैसे, हम बैठे हैं ना अभी, तो इन्होंने लाने नहीं दिया। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चलने नहीं देते हैं। इस बार इन्होंने सिविल सर्विस को फाइनली ओपन करके इंडियंस की एंट्री ले ही ली। ठीक है, फाइनली इन्होंने इंडियंस को इसमें जोड़ ही लिया। अब ये हुआ ना, तो प्रॉपर मैकॉले कमेटी बैठी थी। कौन सी कमेटी, मैकॉले। तो प्रॉपर ये लोग मैकॉले कमेटी को बिठाते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट होता है 1854 में। एक्ट है 1853 का, साल के बाद में जो है 1854 में ये कमेटी बैठती है, और वो बिल्कुल ये स्टडी आउट करती है इस कंपटीशन को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर के क्या करना है। तो कोविनेटेड सिविल सर्विसेज पहली बार इंडियंस के लिए ओपन थ्रो कर दी गई, और मैकॉले कमेटी जो है वो इस चीज़ के लिए 1854 में अपॉइंट भी कर दी गई। ओके, उसके बाद में जो लास्ट झटका इन्होंने दिया इससे, इस पूरे एक्ट से अगर इन्होंने कोई लास्ट झटका दिया, तो वो बेचारी दिया हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या दिया इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हाँ भाई बहुत साल मजे कर लिए तुमने, ठीक है, बहुत, कभी तुम्हें 20 साल के एक्सटेंशन दे रहे, कभी तुम्हें टी में दे रहे, कभी तुम्हें चाइना के लिए एक्सटेंशन दे रहे, अब हम बताएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने दिया तुम्हें एक्सटेंशन, तुम भी क्या याद रखोगे, लेकिन कितने टाइम के लिए ये हम भी नहीं बताने वाले। We are not going to tell you for how long we are extending this for you. Yes, we are extending that you are going to rule. Okay, you are going to stay in India. But till when it is not decided, we are not giving you any specific time period. Okay, you are possessing the Indian territories on our behalf, on the behalf of the trust for the British crown. But for how much time period, if there is any specific time period, no, there was no particular time period. So it was completely on the willingness of parliament, they can terminate any time they wish. तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त निकाल सकते थे धक्के मार के। ये तो वही बात है, बेरोजगार बेटा घर में बैठा है और घर वालों को जब मन किया किक आउट कर सकता है घर से, सेम थिंग।
कि तुम ना बैठे हो इंडिया में, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हमारा जिस दिन दिल करेगा हम तुम्हें इंडिया से बाहर निकाल देंगे, और ये ब्रिटिश क्राउन है जो रूल करेगा, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली। ये इन्होंने बहुत साफ साफ जो है यहाँ पे बोल दिया। तो इसी के साथ आपके 1853 का एक्ट भी खत्म हो जाता है। 1853 के एक्ट होने के बाद में हम सबको पता है कि 1857 में गजब का रिवोल्ट होता है, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है वो उसको हेड आउट करता है। इसी टाइम पीरियड में झांसी की रानी, तांत्या तोपे, उनकी जो स्टोरीज आप सुनते हो, मैक्सिमम स्टोरीज इसमें आप लोग जो है मेजर स्टोरीज जो वो सुनते हो। तो 1857 का रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट को सप्रेस करता है, तब तक 1858 हो जाता है। और 1858 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय हो जाती है। यहाँ से शुरू होगा क्राउन रूल। क्राउन रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, ठीक है। अब ज़रा बात कर ली जाए, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आपका जो है हमने शुरू में एक मतलब जब इंडिया पे आए थे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो विलियम बेंटिक थे, उस टाइम पे जब आए थे तो हमने इस क्वेश्चन का पेंडिंग छोड़ दिया था। तो वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन बने थे ये? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो वो यही थे, ठीक है। तो ये एक आंसर था जो हमने बीच में छोड़ा था, तो अब ये उसका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, ओके। ये पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कैन सब्सक्राइब अवर चैनल and stay connected with us on our telegram for the further updates, okay। thank you, enjoy it, please read the book। ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया है तो काफ़ी है, no, it won't suffice it, kindly read the book, साथ साथ में पढ़ते चलो, प्लीज़ बुक को पढ़ो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोविजंस को रिवाइज करो, बिकॉज एक बार में आप इनको नहीं लर्न कर पाओगे, आप लॉन्ग टर्म में कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार के लिए लगेगा कि हाँ हो गया, लेकिन क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करने बैठोगे तब लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो बेहतर है कि करते चलो, और साथ साथ में इस टॉपिक को भी इतना कर लिया ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उसमें देखो कि इस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन थे, और उनको प्लीज़ अटेंड करो। फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ईमेल प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे मेल भी करके हमें कोई भी सजेशन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं हमें, okay। So I'll end this lecture over here. Thank you for attending the class. Thank you.